हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम। आज मैं कुछ हाउस वाइफ्स जिनके कमेंट आए थे कि मैम हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे पढ़ें, हमारे बच्चे छोटे हैं, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और ध्यान यहाँ सबका रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि खाली हाउस वाइफ्स का। तो आज तो वन लाइनर हम सीरीज कर रहे हैं और ऐसा नहीं आज कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी जो 1 वीक में आपको 3 या 4 वन लाइनर सीरीज दे दूँ और बीच बीच में जो बच्चे हमारे प्रैक्टिस करने के लिए रोज आते हैं तो उनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराते हैं। तो हम हफ्ते में या सप्ताह में 2-3 दिन पी वाई क्यू प्लस न्यू क्वेश्चन बना के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ वन लाइनर भी बीच बीच में चलता रहेगा। तो आज चाइल्ड डेवलपमेंट और प्लस SCRT क्लास 11-12 के इसमें क्वेश्चन है, दोनों को कवर किया है। जो आपकी बुक से मैं पढ़ा रही थी अब तक थ्योरी क्लास, उससे भी प्रश्न लिए हैं और प्लस इसमें बीच में उसी के चाइल्ड डेवलपमेंट का ही है, तो उसी से संबंधित जो क्लास 11-12 में क्वेश्चन आ रहे थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, वो भी हमने इसमें डाले हैं। तो आपको NCERT और SCRT और यहाँ पर जो भी जहाँ से आपकी ऑथेंटिक बुक ही है सारी मेरे पास, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ, तो वहाँ के सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। और इसके लिए आपको बस इतना काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते क्वेश्चन 1 है, प्राणी के जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों जिन्हें विकास कहते हैं का अध्ययन करता है। मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हम बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं या पेट में आते तभी से परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं हम इनका अध्ययन भी करते हैं ना, तो वो अध्ययन जो भी हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं, आप जानते हो हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे परिवर्तन होते हैं, हमारे शरीर में सारे परिवर्तन क्रमिक परिवर्तन होते हैं, क्रम में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, नहीं, सारे परिवर्तन एक क्रम में चलते हैं। तो वो सारे परिवर्तनों का हम अध्ययन कहाँ करते हैं, तो विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में करते हैं, इन दोनों में ही अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 2 है, बालकों का मन और मानसिक क्षमताएं प्राणों से भिन्न होती हैं, ये किसने बताया, ठीक है। तो ये अगर हम बात करेंगे सर्वप्रथम किसने किया, तो रूसो, फ्रोबेल और पेस्टालॉजी तथा हर्बर्ट, ये 3 तो नाम आपको याद रखने हैं। अगर आपसे ये पूछे जाए तो ये आप लगाओगे। बकाया जॉन कमेनियस ने भी ये इसी बात पर जोर दिया, ठीक है, और इनका एक बार प्रश्न शायद बना भी है जिसमें यही ऑप्शन सही था। जॉन कमेनियस ने भी क्या बताया है कि जो बालकों का मन होता है ये प्राणों से भिन्न होता है, और जॉन कमेनियस चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस समय इन्हीं से मिला जुला हुआ प्रश्न अभी RPSC या फिर BPSC में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सर्वप्रथम बालकों के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दे बालकों की शिक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति का शुभारंभ किसने किया, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 चीजें, एक तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर किसने दिया सबसे पहले, ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति का शुभारंभ बालकों की शिक्षा के लिए किसने किया। ये प्रश्न पूछा गया है, अभी BPSC में पूछा गया है, ठीक है। तो ये किसने दिया है, जॉन अमास कमेनियस ने। और अगर आपको जॉन अमास कमेनियस ना मिले, देखो कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिस पर या विषय ऐसे हैं जिन पर कई लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का ही उत्तरदायित्व है। जैसे कि अगर समझाने को मैं कहूँ, होम साइंस में अगर आप न्यूट्रिशन साइंस की बुक लेने जाते हो तो क्या खाली एक ही राइटर है, बहुत सारे राइटर है, सबने अपना अपना काम किया। तो ऐसे ही अगर बच्चों के विकास से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर अगर किसने दिया तो जॉन अमास कमेनियस मिले तो आप इसे आंसर करेंगे, नहीं तो स्टेनले हॉल का आंसर कर देना, ठीक है। अगर ये ना मिले तो स्टेनले हॉल, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 4, स्कूल ऑफ इन्फेंसी तथा ऑर्बिस पिक्टस नामक पुस्तकों के रचनाकार हैं। ए है जॉन अमास कमेनियस, यहाँ पर भी आंसर क्या है, ए नहीं, मतलब आंसर क्या है, जॉन अमास कमेनियस। ये समय लगभग था 17वीं शताब्दी का, मतलब 17वीं शताब्दी में जिस समय लोग सब बच्चों को प्राणों की तरह समझते थे और उनको ऐसे ही मारते डांटते थे हर काम पे कि जैसे किसी प्राण को समझा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय 17वीं शताब्दी का समय था। जॉन अमोस कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी और ऑर्बिस पिक्टस 2 पुस्तकों को लिखा, और इन पुस्तकों को जो लिखा उसमें रीजन क्या था, जो इनकी पहली पुस्तक थी जो जिसको हम स्कूल ऑफ इन्फेंसी कहेंगे, इस पुस्तक में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की आवश्यक बातों का उल्लेख किया, जो प्राथमिक शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए उसकी बातें। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी में क्या किया इन्होंने, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित चीज़ों का इन्होंने उल्लेख किया। किसने, जॉन अमास कमेनियस ने, ठीक है। और इनकी दूसरी पुस्तक है ऑर्बिस पिक्टस, ठीक है। ऑर्बिस पिक्टस जो पुस्तक है इसमें इन्होंने क्या किया, चित्रों की सहायता से,
चित्रों की सहायता से पाठ्य सामग्री को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, चित्रों की सहायता से क्या किया, पाठ्य सामग्री को समझाने की यहाँ पर कोशिश इन्होंने की। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या कहा था, जो बाल मन होता है वो प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। ठीक है, मतलब बच्चों को बच्चों की तरह डील करना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने दिया? तो प्रथम वैज्ञानिक विवरण अगर हम बात करें तो पेस्टालॉजी ने दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ध्यान रखिएगा, इसमें इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय, मतलब अपना ही बच्चा, ठीक है, दूसरे का नहीं, अपने ही बच्चे पे कितने समय का है, 3.5 वर्ष का बच्चा है इनका। ठीक है, वर्षीय बालक के विकास पर इन्होंने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, और जिसे बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण माना गया। ठीक है, माना गया किसे, प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसे माना गया, जो मतलब पेस्टालॉजी ने जो अध्ययन किया अपने बच्चे पर। ठीक है, ज़्यादातर जो भी आपके जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित लोग होते हैं, जितने भी रिसर्चर होते हैं, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने ज़्यादातर अपने बच्चों पर ही रिसर्च की है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारे नज़रों के सामने 24 घंटे रहते हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात, हमारे नज़रों के सामने रहते हैं, वो हमसे डरते नहीं, तो हमारे सामने सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो हम उस पर रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन अगर यही रिसर्चर दूसरों के बच्चों के पास जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं डरेंगे, सहमेंगे, उन्हें रिश्तेदार समझेंगे, तो वो अच्छे से नहीं चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है ना, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और अपने बच्चे के साथ वो पूरे दिन रात रह सकते हैं, दूसरों के बच्चे के साथ तो थोड़ी ना रह सकते हैं पूरे दिन रात कहीं भी। और छोटे छोटे बच्चों को कौन किसी के हवाले छोड़ देगा। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों पर, अपने भतीजे पर, अपने भतीजियों पर ही रिसर्च की है। ठीक है, क्वेश्चन है 6, इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो कि भाषा विकास पर प्रभाव डालती है, किसके द्वारा रचित है? तो ये टेन महोदय की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो कि भाषा विकास पर प्रभाव डालती है, और ये शायद नेट में प्रश्न पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन लाइनर है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन 7 की। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट पुस्तक के लेकर अगर पूछा जाए तो ये कौन है? डार्विन है। ठीक है, ऐसे एक जीवनी की इन्होंने सिन ने लिखी, एक सिन महोदय है। ठीक है, उनका शायद मैंने प्रश्न डाला है या नहीं डाला है, तो सिन महोदय इन्होंने एक जीवनी लिखी, ये भी बाल विकास से संबंधित जीवनी है। अगर पूछा जाए किस पर लिखी गई है, ये भी इन्होंने अपनी भतीजी पर लिखी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है या हमारे बच्चों की जो डेवलपमेंट है उनसे संबंधित है, और उनमें चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है, उनका विकास किस तरीके से होता है, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के दौरान, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, जिससे हम लोग बच्चों को समय समय पर अच्छी शिक्षा दे पाए। भाई बाल विकास का अध्ययन क्यों करते हैं? बच्चों की हर क्वालिटी को समझने के लिए कि कौन सी एज में कौन सी शिक्षा हमें देनी चाहिए। जैसे कि समझने के लिए बच्चों का फीड कब कराना चाहिए, बच्चों का फीड कब छुड़ाना चाहिए, बच्चों को फीड छुड़ाने के बाद क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, बच्चों को स्कूल कैसे भेजना चाहिए, किस उम्र में भेजना चाहिए, बच्चे मलमूत्र का नियंत्रण किस समय में सीखते हैं। तो इन जीवनियों में कुछ और चीज़ें थोड़ी ना, इन सब चीज़ों में यही लिखा है कि भाई जिससे उनका सही से डेवलपमेंट हम लोग पढ़ के, हम लोग समझ के अच्छे से कर पाएँ। पहले की तरह के लोगों की तरह नहीं कि बच्चा पैदा किया बस कभी इधर है कभी उधर खेल रहा है, कभी ऐसे ही बच्चे पल जाते थे, ऐसे नहीं। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक ज्ञान देने का समय होता है, हमें वैसे ही चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो है हम लोग पढ़ते हैं होम साइंस, सॉरी चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, विल्हेम प्रेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड जीवनी किस वर्ष प्रकाशित की? तो जो विल्हेम प्रेयर थे, इनकी जो है जीवनी का नाम क्या है? द माइंड ऑफ चाइल्ड। ठीक है, द माइंड ऑफ चाइल्ड। ठीक है, वर्ष पूछा जा रहा है आपसे, तो 1881 में इन्होंने प्रकाशित की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये फर्स्ट लेसन से प्रश्न है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उस बुक की, और कुछ प्रश्न इसके बाद 10-15 प्रश्न इससे संबंधित है, फिर 10-15 प्रश्न, मतलब 50 टोटल प्रश्न है जो कि आपकी SCRT के। ठीक है, 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसका प्रणेता किसको माना जाता है? 19वीं शताब्दी से अगर आपसे बात की जाए तो इसके प्रणेता स्टेनले हॉल है। ठीक है, स्टेनले हॉल को माना जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, अन्ना और लुइजा की जीवनी किसने लिखी? ये वो प्रश्न है जो कंपटीशन का लेवल हाई कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा ये मैम प्रश्न नहीं आते हैं या नहीं आए हैं, बेटा ये प्रश्न वो प्रश्न है जो एक आएगा इसमें से या 2 आएंगे, और यही प्रश्न के आंसर लोगों को नहीं पता होते हैं। और ये ज़्यादा नहीं, अंदर नहीं जाना पड़ता, आप जैसे ही आप अपनी ऑथेंटिक बुक खोलोगे उसके फर्स्ट पेज पर ही प्रश्न मिल जाएंगे। ऐसे आप न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हो,
उसकी पहला पेज पढ़ना। पहले पेज पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी आपको जो आपको अंदर उतनी नहीं मिलेंगी। पहला पेज हर चीज़ का इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग पहला ही पेज नहीं पढ़ते हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट में पहले पेज पे बहुत अच्छी नॉलेज दी हुई होती है जिसे हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ाते हैं। तो इसलिए इनको एक को भी छोड़ते मत जाना कि मैम ये नहीं आते। ये वो प्रश्न है जो एक आ गया बस वही आपको नहीं आंसर आएगा। ठीक है ना। तो ब्रांसन अलकाट, और हर टॉपिक से एक ही दो आते हैं, ये तो नहीं आपसे सारे प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाएंगे, हमें पढ़ना सब है। ठीक है। एडोलिसेंस नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? स्टैनले हॉल। एडोलिसेंस, खाली एडोलिसेंस जिसे हम किशोरावस्था हिंदी में कह सकते हैं, अगर इस पुस्तक की रचना पूछी है किसने की तो स्टैनले हॉल ने की थी। ठीक है। इसके अलावा भी स्टैनले हॉल ने बहुत काम किए जिसकी हम अभी बात करेंगे। बाल अध्ययन की पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सभा कब आयोजित की गई? तो ये 1906 में की गई और ये भी स्टैनले हॉल के योगदान से ही हुई है। ठीक है, किसके योगदान से हुआ? बाल अध्ययन की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय सभा में योगदान पूछा जाए किसका रहा तो वो भी स्टैनले हॉल का ही था। ये 1906 की बात है। ठीक है ना। एडोलिसेंस पुस्तक के रचयिता स्टैनले हॉल है और इन्हीं ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। ध्यान रखिएगा। अमेरिका में पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना अगर पूछा जाए किसने की? ठीक है, पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना किसने की? अच्छा, यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन दिया है, पहली बार बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो भी स्टैनले हॉल के द्वारा। इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में किशोरावस्था से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, बाल विकास से संबंधित साहित्य का प्रचुर मात्रा में विकास किस शताब्दी में हुआ? बाल विकास से संबंधित साहित्य का जो, तो प्रश्न आपने पढ़ लिया, बाल विकास से संबंधित साहित्य का प्रचुर मात्रा में विकास किस शताब्दी में हुआ? तो प्रचुर मात्रा में विकास पूछा जाए तो 20वीं शताब्दी से। 20वीं शताब्दी से कहते हैं कि लोगों ने इसको बहुत अच्छे से हर जगह हर देश में लोगों ने समझने का प्रयास किया। लेकिन इससे पहले सभी लोग बच्चों को क्या जानते थे? बुजुर्ग समझते थे, प्रौढ़ समझते थे, बड़े की तरह व्यवहार करते थे। आप जानते हो कि स्कूलों में कैसे कैसे पिटाई होती थी बच्चों की। छोटे छोटे बच्चों को स्केल से मारा जाता था, उनके ऊपर पनिशमेंट देकर तरह तरह के उन्हें पनिशमेंट दिए जाते थे। मास्टर साहब बोले जाते थे, वो स्कूल में आते थे, पढ़ाते तो कभी थे नहीं, जब पढ़ाते थे तो फिर जिस दिन पढ़ाते थे उस दिन तो समझो बच्चे की खाल उधेड़ने का काम करते थे। ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये चीज़ को समझ सकते हो। तो बाल विकास से संबंधित जो 20वीं शताब्दी बहुत प्रमुख शताब्दी रही। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि शुरुआत कहाँ से हुई तो 16वीं शताब्दी से शुरुआत हुई। बाल अध्ययनों से संबंधित लोगों ने बातें करना कब से शुरू किया कि बच्चे जो होते हैं प्रौढ़ से भिन्न होते हैं, तो ये 16वीं शताब्दी से यहाँ पर प्रयास शुरू हुआ। शुरू में फ्रॉबेल हो गए, रूसो हो गए, पेस्टालॉजी हो गए, हर्बर्ट जैसे दार्शनिकों ने इन चीज़ों पर विचार विमर्श किया। ठीक है। फिर आपको हमने बताया कि 1628 के करीब में आके क्या हुआ, 1957 में क्या किया उन्होंने, जो जॉन अमास कमेनियस थे उन्होंने पुस्तकें लिखी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया। धीरे धीरे विकास होता गया। फिर ये 20वीं शताब्दी तक लोगों ने इस प्रचार प्रसार इतना हुआ कि लोग मानने लगे कि हाँ ये विषय अलग है और इसको पढ़ना समझना जरूरी है, इसका अध्ययन आवश्यक है। घर मतलब गांव शहर लोग ये चीज़ें थोड़ा बहुत समझने लगे। ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 1891 में किसके द्वारा पेडागॉजिकल सेमिनरी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया? जो पेडागॉजिकल पत्रिका, जो पेडागॉजिकल चीज़ें आप पढ़ते हो ना, तो इस तरीके की चीज़ों का सबसे पहले किसने? स्टैनले हॉल ने 1893 में इसकी शुरुआत की। ठीक है ना। पत्रिका अगर पूछी जाए, पेडागॉजिकल पत्रिकाएं जिसमें बच्चों से संबंधित चीज़ें होती थी, उनके विकास से संबंधित चीज़ें होती थी, उनके डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ें होती थी, तो ये पत्रिका आती थी। इसमें बहुत सारी जानकारी जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें उसमें मिलती थी देखने को। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्टैनले हॉल जी का काम था, इन्होंने बहुत सारे काम किए बच्चों के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन 16 है, 20वीं शताब्दी में बाल विकास के विभिन्न पहलुओं व व्यवहारों के अध्ययन के लिए आंदोलन के माध्यम से किन परीक्षण विधियों का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर बाल विकास के लिए समझने के लिए कि बच्चों का डेवलपमेंट के लिए पहले रिसर्च की गई ना, तो बच्चों के ऊपर रिसर्चेस हुई, तो उनके व्यवहार को समझने के लिए वस्तुनिष्ठ विधियों का भी प्रयोग किया गया। प्रश्नावली विधि, ठीक है, बनाई गई प्रश्नावली, क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों को समझने का प्रयास किया गया। और उनके साथ साथ उनके कुछ परीक्षण भी उनके साथ साथ किए जाते थे। ठीक है। जैसे कि परीक्षण में बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनके शैक्षिक चीज़ों से संबंधित हो गई,
व्यावसायिक चीज़ों की समझ से संबंधित हो गई कि उनको मतलब कौन सा किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है बच्चों का। तो जैसे मान लो किसी व्यक्ति का संगीत में या किसी बच्चे का संगीत में रुचि है, अब आप उससे उम्मीद करो कि उसे वैज्ञानिक बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसको इस तरीके की चीज़ें की कि उनसे प्रश्न जैसे पूछे गए तो वो जिस तरीके के आंसर देते थे उस हिसाब से आइडिया लग जाता था कि हाँ ये बच्चे इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए ये सारे यहाँ पर अध्ययन किए गए, ये सारी विधियाँ प्रयोग की गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रश्नावली विधि, परीक्षण विधि के माध्यम से बच्चों के विषय में जानने की कोशिश की गई, उनकी मूल प्रवृत्तियों को पहचानने की कोशिश की गई, ठीक है, शुरुआत में। और आज भी ऐसा काम हम लोग स्कूल वगैरह में करते हैं, बच्चों की मतलब उसकी क्रिएटिविटी देखते हैं कि ये किस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर 17 है, इन्हें खेल प्रशिक्षण प्रणालियों के नाम से भी जाना जाता है। भाई खेल प्रशिक्षण प्रणाली कौन कौन सी है? एक तो फ्रॉबेल प्रणाली या मॉन्टेसरी प्रणाली। आप जानते हो यहाँ पर खेल खेल में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, बालक का प्रारंभिक जीवन ही उसके प्रौढ़ जीवन का आधार है, ये किसने स्पष्ट किया? तो बालक का प्रारंभिक जीवन ये एक तरीके की डेफिनेशन है, याद कर लो, वुड्सवर्थ की है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, बाल विकास के समुचित विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए किसके द्वारा? ऐसा कौन है जिनको ध्यान देना चाहिए बाल विकास से संबंधित चीज़ों पर? तो माता पिता का भी कर्तव्य है, शिक्षकों का भी कर्तव्य है, ठीक है। माता पिता और शिक्षक इन लोगों का विशेष कर्तव्य है, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, परिपक्वता क्रिया है, कैसी है परिपक्वता प्रक्रिया? तो परिपक्वता ध्यान रखिएगा आंतरिक क्रिया है। मैच्योरिटी ऊपरी तौर पर नहीं होती है, मतलब बाहरी नहीं होती, मैच्योरिटी आपके अंदर से आती है। और जो विकास होता है ना, ये आपको मैच्योर बनाने का काम करता है। जो वृद्धि होती है वो आपके शरीर की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाती है, लेकिन जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं आपको मैच्योर करता है, ठीक है। तो आंतरिक क्रिया है, ध्यान रखिएगा, विकास अगर पूछा जाए तो वो भी आंतरिक है और परिपक्वता भी जो है आपका आंतरिक है, ठीक है। बात करेंगे इसके विषय में, थोड़ा सा परिपक्वता के विषय में। बालक जो सभी क्रियाएं एक साथ नहीं, जो भी बच्चा काम सीखता है विकास के अंतर्गत, डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो वो एक क्या होता है, क्रम में सीखता है। ऐसा नहीं है कोई भी काम है वो एक साथ सीख लेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें कैसे सीखता है? क्रमानुसार सीखता है। जो भी क्रियाएं हैं कैसे सीखता है? क्रमानुसार सीखने की कोशिश करता है। और ऐसा होता कैसे है? जब उनके अंदर शारीरिक व मानसिक परिपक्वता होती है तो, ठीक है। शारीरिक रूप से वो परिपक्व होगा, शुरू में क्या वो खड़ा हो पाता? नहीं हो पाता, लेकिन हम उसमें जैसे जैसे मैच्योरिटी आती रहती, जैसे जैसे उसके पैर विकसित होते जाते हैं, पैरों का विकास होता है, ग्रोथ होती है, वैसे वैसे वो खड़ा होने लगता है। तो वो क्या है? मैच्योरिटी है, ठीक है ना, परिपक्वता है। क्योंकि परिपक्वता क्या है? एक आंतरिक प्रक्रिया है जो आयु वृद्धि के साथ धीरे धीरे स्वतः ही विकसित होती चली जाती है, ठीक है। अगर मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, तो वो क्या है? धीरे धीरे स्वतः ही विकसित होने लगती है, ठीक है। प्रश्नावली विधि के जनक अगर पूछे जाए तो कौन है? सर फ्रांसिस गॉल्टन प्रश्नावली विधि के जनक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रश्नावली विधि के जनक कहे जाएंगे तो कौन है? फ्रांसिस गॉल्टन है। लेकिन स्टेनले हॉल ने बच्चों के विकास के लिए इस विधि का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए बाल विकास में प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, तो फ्रांसिस गॉल्टन है। और बाल विकास की से संबंधित मतलब अध्ययनों में इस विधि का प्रयोग किसने किया? अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप स्टेनले हॉल लगा सकते हो, क्योंकि इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। बात करेंगे 22 क्वेश्चन की, नवजात शिशु की प्रारंभिक देखभाल का उत्तरदायित्व किस पर होता है? यह चिकित्सक, नर्स, दाई तथा प्रसूता के परिवार के सदस्यों पर। या फिर हम बात करेंगे नवजात शिशु की हाँ, ये यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो गए किसके? SCRT के, ठीक है, SCRT क्लास 11-12 के। नवजात शिशु की प्रारंभिक देखभाल का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो देखो, चिकित्सक पर भी होता है, नर्स, दाई तथा प्रसूता के परिवार के सदस्यों पर। अब प्रश्न समझने वाला है, यहाँ पर क्या समझना है इसमें? प्रारंभिक देखभाल का उत्तरदायित्व माता आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रारंभिक जब बच्चा पैदा हुआ उस समय माता की कंडीशन ऐसी नहीं होती है। कई बार तो माता इतनी गहरी नींद में सो जाती है कि उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें लड़की को पैदा किया है लड़के ने। और ये उनकी कमी नहीं होती है, उनका कुछ पेन या कुछ समस्याएं इतनी होती हैं गंभीर, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेहोश हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से उस समय आप कैसे कह सकते हो कि माता केयर करेगी? तो ये SCRT का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न आपको घुमा सकता है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हम लोग समझते हैं कि माता ही केयर करती है। तो प्रारंभिक शब्द दिया, प्रारंभिक में आपको चिकित्सक केयर कर सकता है, नर्स, दाई जो भी हैं, प्रसूता के परिवार के सदस्य हैं, लेकिन माता देखभाल नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 3 है, नवजात शिशु की प्रारंभिक देखभाल के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण जांचें क्या हैं? भाई प्रारंभिक देखभाल में माता
बिल्कुल बिल्कुल स्थिति में नहीं है, लेकिन जिसे भी करना है तो वो क्या क्या देखभाल करेगा बच्चे का, उसे माँ के शरीर से अलग करना, मतलब उसके नाभि नाल को काटना, ठीक है, प्लेसेंटा को काटना, ठीक है, जिसको हम पार्ट यूनिट कहते हैं। कितने समय की अवस्था होती है? 15 से 30 मिनट की अवस्था होती है पार्ट यूनिट। मतलब पार्ट यूनिट की कंडीशन को कौन हैंडल करता है? या तो डॉक्टर वगैरह करेगा या फिर जो परिवार के सदस्य हैं, माता नहीं करती है काम को। शारीरिक अंगों की बच्चे की सफाई करना, ठीक है, आवश्यक पोषण प्रदान करना और नींद एवं विश्राम की व्यवस्था करना बच्चे की, ये सारे काम कौन करते हैं? घर वाले करते हैं, ठीक है। मतलब माता नहीं करेगी और लोगों को करनी। क्वेश्चन 24, भाई बुक के हिसाब से चलो, भाई किसी के साथ समस्या है, कोई है ही नहीं देखने वाला, मजबूरी है, वो तो अलग विषय है ना, हमें एक चीज़ कायदे में होनी चाहिए, उस पर बात करनी है, ठीक है। बकाया अपवाद तो दुनिया में हर जगह होते हैं। क्वेश्चन 24 है, गर्भावस्था के दौरान शिशु के निम्नलिखित में से कौन से अंग अक्रियाशील रहते हैं? यह है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र व उत्सर्जन तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या प्रश्न था? गर्भावस्था के दौरान शिशु के निम्नलिखित में से कौन से अंग अक्रियाशील रहते हैं? अक्रियाशील का मतलब है कि क्रिया ही नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं श्वसन कहाँ से लेता है शिशु? प्लेसेंटा से लेता है, गर्भनाल से लेता है, सब लोग अब कई बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? प्लेसेंटा से ले रहा है, गर्भनाल से ले रहा है। पाचन की क्रिया भी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ले रहा है ना, उसको कुछ मुंह से चबा नहीं रहा ना, वो कुछ मुंह से खा रहा है बच्चा, ठीक है। तो उसका उत्सर्जन भी वही इसी के माध्यम से हो जाता है, वो कुछ नहीं करता, ठीक है। ना उसका पाचन तंत्र विकसित होता, मतलब काम करता है, क्रिया करता है, ना श्वसन तंत्र ना उत्सर्जन तंत्र, सब कुछ उसे गर्भनाल से मिल रहा होता है। कब करता है वो? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र उसका कब विकसित होता है? जब वो पैदा होता है, वो रोता है, श्वसन तंत्र विकसित हो जाता है, गर्भनाल काट दिया जाता है, उसका प्लेसेंटा काट दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको ऊपरी दूध वगैरह खाने पीने को दिया जाता है, तब उसका पाचन तंत्र वगैरह एक्टिव होता है। उसके बाद वो मलमूत्र करता है तो वो उत्सर्जित होती हैं चीज़ें वो, ठीक है। बात करेंगे 25, गर्भनाल की लंबाई होती है 18 से 24 इंच या फिर 45 से 60 सेमी। दोनों आंसर याद रखिएगा, ठीक है। या तो आपको 18 से 20 इंच मिलेगा, और ये SCRT का भी प्रश्न है, और साथ ही साथ ये हमने ऑथेंटिक, ये वाला आंसर आपको SCRT में दिया हुआ है। सेमी में पूछा जाए तो 45 से 60 सेमी, इंच में पूछा जाए तो 18 से 24 सेमी। जो बुक मैं आपको पढ़ा रही हूँ वहाँ पर ये ऑप्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये वाला आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों सही, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। या तो 18 से 24 सेमी, 24 इंच, या फिर 45 से 60 सेमी गर्भनाल की लंबाई होती है, ठीक है। पतली रस्सी के समान होता है प्लेसेंटा, ध्यान रखिएगा, और लंबाई हमने आपको बता दी। 26 क्वेश्चन है, गर्भनाल काटने से पूर्व शिशु की नाल को 2 स्थानों पर कसकर बांध दिया जाता है, लगभग कितनी दूरी पर ये बांधा जाता है? गर्भनाल जब काटा जाता है तो उससे पहले उसे 2 जगह पर कसकर बांधा जाता है, और फिर उस बीच हिस्से को कैंची से काट दिया जाता है, और 2 इंच की दूरी पर उसको बांध दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो 2 इंच की दूरी पर ही काटा जाता है, कहीं कहीं 4 इंच भी दिया है, ठीक है, 4 इंच भी दिया है, कहीं कहीं 2 इंच दिया है। तो अब आप ये देख लीजिएगा, कहीं कहीं बुक में ये प्रैक्टिस सेट में 4 इंच भी दिया गया है, मतलब PYQ में इसे, मतलब आयोग ने 4 इंच माना है। तो वैसे ज़्यादातर 2 इंच बुक में दिया, तो आप आंसर 2 ही इंच करना, ना मिले तो आप 4 इंच करना, क्योंकि बुक में 2 इंच दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या है? 10 सेमी दूरी पर। जब आप गर्भनाल को बांधते हो काटने के लिए तो 10 सेमी की दूरी पर बांधना चाहिए, साफ चीज़ से बांधना चाहिए, और फिर उसको तेज धार की कैंची से, जो कि पहले से विसंक्रमित की हुई कैंची हो, ऐसा ना हो उसमें संक्रमण हो, को उसे अच्छे से साफ सुथरा विसंक्रमित कर लिया जाए, जिससे बच्चे को कोई संक्रमण ना हो, उसे काट देना चाहिए, और टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए, जिससे संक्रमण ना फैले। क्वेश्चन 27, संक्रमण से बचाने के लिए गर्भनाल काटने के बाद क्या लगाना चाहिए? तो टिंचर आयोडीन अभी हमने बताया। क्वेश्चन है 28, गर्भनाल को काटा चाहिए जब उसमें क्या हो? स्पंदन रुक जाए, जो रक्त है वो रुक जाए, रक्त की धारा रुक जाए, ठीक, क्योंकि वो माता से पोषण लेता है तो वो उसकी आदत होती है, उसमें ब्लड बहता है, तो वो जब रुक जाए तभी काटना चाहिए, नहीं तो जो शिशु है का जो पार्ट है उसमें से ब्लड बहने लगेगा, और कहीं ना कहीं शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन है 29, नवजात सामान्य शिशु का वजन कितना होता है? तो यहाँ पर नवजात सामान्य कोई शिशु है तो उसका 2.5 से 3 kg तक वजन, या फिर 3.5 kg तक वजन जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। नहीं तो 2.5 से 3 kg वजन एक सामान्य वजन होता है, जो किसी भी शिशु में होना चाहिए। अगर 2.5 से 1 पॉइंट भी नीचे हो गया तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये अपरिपक्व में आ जाएगा, मतलब सही से परिपक्व नहीं माना जाएगा। 30 क्वेश्चन की बात करेंगे, अपरिपक्व शिशु का जन्म हुआ है तो उसका वजन होगा 2 किलोग्राम में, ठीक है, 2 किलोग्राम या उससे कम,
ठीक है, यहाँ पर स्लैश लगा लो। क्यों? क्योंकि या तो 2 किलोग्राम, क्योंकि शिशु कैसा है, अपरिपक्व है, परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व पैदा हो गया भाई, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, तो कितना उसका वजन होगा, 2 किलोग्राम से कम होगा। और जो 2 किलोग्राम से कम बच्चे वजन के हों उन्हें हम अपरिपक्व कहते हैं। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो अपरिपक्व कहेंगे किसे, जो 2 किलोग्राम से कम के बच्चे होते हैं, या फिर 5 से 6 पाउंड से कम के। 3 केजी तक अच्छे माने जाते हैं, 3 केजी या 3 केजी से ऊपर बहुत अच्छे, या फिर 2.5 से 3 केजी परिपक्व होते हैं। ठीक है, 2.5 से 3 केजी कैसे होते हैं, परिपक्व में आते हैं। या फिर 7 से 7.5 पाउंड। ठीक है, 7 से 7.5 पाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं। लेकिन कितने 5 से 6 पाउंड से कम के बच्चे कैसे हो जाते हैं, कमजोर श्रेणी में, अपरिपक्व में आ जाते हैं। सारा एक एक डाउट क्लियर रखो, हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न फंसते हैं और कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन है 31, नवजात शिशु की लंबाई होती है 50 सेमी या 18 से 20 इंच। देखो यहाँ पर या लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, या लगा हुआ है, या तो 50 सेमी होती है लंबाई, ठीक है, या फिर 18 से 20 इंच। ये दो आंसर क्यों चल रहे हैं इन चीज़ों में, SCERT भी आपको आंसर दे रही हूँ और आपको बुक का आंसर भी दे रही हूँ, जहाँ से कंसीडर किया जाता है। अगर आपको वो नहीं याद है और आपको ये प्रश्न मिल जाए, मतलब या तो SCERT या फिर NCERT का प्रश्न माना जाएगा, या ऑथेंटिक राइटर का माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑथेंटिक राइटर भी ला रहे हैं और SCERT का भी प्रश्न ला रहे हैं। ठीक है, और SCERT और NCERT में लगभग एक ही आंसर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि वो आयोग की पुस्तकें होती हैं तो लगभग सेम ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपने देख लिया क्या है, आंसर क्या है, 50 सेमी या 18 से 20 इंच नवजात शिशु की लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, स्लैश लगाया, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, शिशु को स्नान करने से पूर्व किससे मालिश करनी चाहिए। भाई स्नान कराने से पूर्व शिशु की मालिश जरूरी है, वो किससे होनी चाहिए, जैतून के तेल से। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की, नवजात शिशु के कान की सफाई किसकी बनी बत्ती का प्रयोग करके करना चाहिए। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक, रुई वाला, ज़्यादातर बच्चे इसी को लगाएंगे, इसे नहीं लगाना, इसको लगाना कपड़े को। कपड़े की बत्ती से कान की आँख की सफाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मतलब आँख में तो एक बार को कॉटन यूज़ भी कर लेना, लेकिन कान में खास तौर से रुई का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। ठीक है, रुई का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। क्यों? क्योंकि रुई के रेशे अगर कान में फंस गए ना तो वो फिर चिपक जाते हैं, वो और गंदगी पैदा करेंगे। ठीक है, जमते रहेंगे। लेकिन नाक वगैरह में एक बार को रुई आप प्रयोग करते हो तो कहीं ना कहीं छींक वगैरह आएगी और उससे रेशे भी निकलेंगे और गंदगी भी निकल जाएगी। लेकिन कान में कभी भी रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये विशेष प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो सुनने में कॉमन लगते हैं, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा आंसर सही होगा। ज़्यादातर लोग कॉटन ही लगाएंगे जिनने नहीं पढ़ा होगा। 34 की बात करेंगे, नवजात शिशु की आंखों में होने वाला रोग कौन सा है। तो इस रोग को कहते हैं रोया रोग। ठीक है, जो नवजात शिशु होते हैं उनके आंखों में रोया रोग होता है। इसमें क्या होता है, नेत्र सूज जाते हैं, जो आंखें होती सूज जाती हैं। आंखों में पीले रंग का गंदा पदार्थ भी कभी कभी निकलने लगता है, जिसे साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो संक्रमण पैदा हो जाएगा। ठीक है ना। जो आंखें होती हैं इनकी सफाई करनी किससे चाहिए, तो भाई हल्के बोरिक लोशन से करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं प्रयोग करना चाहिए, हल्का लेकिन बोरिक लोशन से ही साफ करना चाहिए। बात करेंगे 36, जैतून का तेल और बोरिक लोशन बच्चों के लिए अमृत जैसा हो जाता है कई संक्रमण से, और फिर जो तेल है वो भी काम करता है फायदेमंद का बच्चे के लिए। क्वेश्चन 36 है, आरंभ अवस्था में नवजात शिशु कितने घंटे तक सोता है। देखो हर चीज़ का आंसर 2 लेके आई हूँ, इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये 2 आंसर ही माने जाते हैं। एक NCERT या SCERT का माना जाता है तो उसका भी लाई हूँ, प्लस जो आपके हम राइटर पढ़ा रहे हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक चीज़ नोट कर लेना। 18 से 20 इंच या 20 से सॉरी सोने की बात हो रही है ना, यहाँ लंबाई उम्बाई की बात नहीं हो रही ना। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है, आरंभ अवस्था में नवजात शिशु कितने घंटे तक सोता है, यहाँ पर सोता होगा। ठीक है भाई, मैं कहूँ ये प्रश्न है क्या, सोता है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 18 से 20 घंटे में आंसर सही होगा, या फिर 20 से 22 घंटे तक सोता है। क्वेश्चन है 37, आरंभ में बच्चों को दूध कितने अंतर पर पिलाना चाहिए, 4 घंटे पर या 5 घंटे पर। ठीक है, दोनों बुक के आंसर है। 4 घंटे पर पिलाओ, जो आपकी ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, उसमें क्या है 4 घंटे दिया है। SCERT में 5 से 6 घंटे दिया है। लेकिन भाई छोटे बच्चे को कभी भी 5 से 6 घंटे भूखा मत रखना, ये किताबी भाषा को किताबों में ही रहने दो। भाई बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना नवजात, उनका कहते हैं तालू चिपक जाता है, अगर मुंह सूख गया वो बोल तो पाएंगे नहीं, और तालू चिपक गया तो छुटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्हें भाई मेरे हिसाब से तो 2-2 घंटे पर भाई पिलाते रहना चाहिए। लेकिन किताब की भाषा में आप आंसर यही करोगे जो यहाँ लिखा है, पर कभी भी प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फॉलो स्टार्टिंग में मत करना, 1-2 महीने तो बिल्कुल मत करना। बच्चा रोए तो आप थोड़ा उसे ज़रूर फीड कराना। 38 की बात करेंगे, माता को स्तनपान किस स्थिति में नहीं कराना चाहिए।
अगर उसे लंबी अवधि के बुखार हो रहा हो तब नहीं कराना चाहिए। बकाया सिफिलिस या किसी भयंकर संक्रामक रोग से पीड़ित हो तब नहीं कराना चाहिए। माता को रक्तचाप हो तो नहीं कराना चाहिए। ये सिफिलिस की समस्या जो होती है गर्भावस्था में विशेष तौर पर देखी जाती है, ठीक है। माता अधिक चिड़चिड़ी क्रोधी स्वभाव की हो तो नहीं कराना चाहिए। और यदि माता पुनः गर्भ धारण कर ले, मतलब बच्चा छोटा है, 6 महीने का हुआ नहीं है, उससे पहले दूसरा बच्चा आ गया पेट में, तो भी जो है माता को फिर फीड छुड़ा देना चाहिए। उसे ऊपरी जो टॉप फीड होता है वही कराना चाहिए, ठीक है, ऊपरी दूध देना चाहिए। क्वेश्चन है 39, बाजार में डिब्बा बंद अवस्था में उपलब्ध तैयार शिशु आहार सेरेलेक्स क्या है? तो सेरेलेक्स एक शिशु पूरक आहार है जो हम घर में बना के शिशु पूरक आहार बच्चों को एक्स्ट्रा देते हैं दूध के अलावा, उसे भी हम शिशु पूरक आहार कहते हैं। और अगर आप मार्केट से लाते हो तो सेरेलेक्स जो है ये भी एक शिशु पूरक आहार है, ठीक है। माता को स्तनपान छुड़ाने का प्रयास कब से करना चाहिए? तो 6 से 9 माह के बीच कराना चाहिए, क्योंकि इसी समय बच्चा ऊपरी चीज़ विकोष्ठ पर आता है। देखो, स्तनपान छुड़ाने को पूछा जाता है क्या कहते हैं, तो वीनिंग कहते हैं, ठीक है, वीनिंग कहते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो हम पूरक आहार देते हैं बच्चे को वीनिंग के बाद, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम विकोष्ठ कहते हैं। मतलब ठोस चीज़ को ऐड करना बच्चे के न्यूट्रिशन में, उसे हम विकोष्ठ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, लेनिगो क्या होते हैं? लेनिगो जो होते हैं बच्चों के रोमिल बाल होते हैं चिकने से सुंदर से, उनको कहते हैं। और एक और पूछा जाता है लेनिगो के अलावा मिकोनियम। मिकोनियम क्या होता है? तो फर्स्ट मल होता है बच्चे का, ठीक है, मिकोनियम। तो लगभग आपको ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे 41, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्यों में 2 तरीके के दांत होते हैं। एक स्थायी दांत होते हैं, ठीक है, स्थायी दांत होते हैं, और एक कैसे होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, ठीक है, अस्थायी दांत होते हैं, ध्यान रखिएगा, अस्थायी दांत होते हैं। ओके, दांतों की क्लास में भी अभी पूरी नहीं हो पाई है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन बेसिक प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे जो पूछे ही जाते हैं हर बार। तो इसकी भी अभी एक जो वीडियो आएगी उसमें भी कुछ प्रश्न इसके आएंगे दांतों के, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। दंत सूत्र बहुत ज़रूरी है याद होना, कभी भी पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे अगर एक बार दंत सूत्र को पढ़ लेंगे तो, ठीक है। शिशु को निकलने वाले दांत क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम दूध के दांत या फिर क्षीर दांत कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हम क्षीर दांत भी कहते हैं। ओके, दूध के दांत तो कहते हैं, लेकिन क्षीर दांत भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन 43 कि शिशु में 1 वर्ष की आयु में लगभग कितने दांत निकलते हैं? तो 1 वर्ष में 6 दांत निकलते हैं, ठीक है, 6 दांत निकलते हैं 1 वर्ष में। और जो बच्चों में निकलने वाले जो अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, जो 2 बार निकलते हैं, ठीक है। एक बार जब निकलते हैं जब 6 साल का बच्चा हो जाता है, टूट के नए दांत निकलते हैं, ठीक है। और एक बार क्या होता है, और ये 6 साल में शुरू हो जाते हैं निकलने टूटने, बकाया कम से कम बच्चा जब तक 10-11 साल का या 12 साल तक ये टूटते हैं और निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी बच्ची इस समय, बड़ी वाली बेटी 11 साल की है और उसके दांत अभी भी टूट रहे हैं, अभी भी पूरे टूटे नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो बच्चों में निकलने वाले जो अस्थायी दांत होते हैं वो किस अवस्था तक पूर्ण रूप से निकल आते हैं? तो 3 वर्ष की अवस्था तक। 20 दांत जो होते हैं वो 3 वर्ष की अवस्था तक निकल आते हैं, ध्यान रखिएगा। और 1 वर्ष की आयु में कितने निकल आते हैं? 6 दांत निकल आते हैं, ठीक है ना। और सारे दांत 3 वर्ष की आयु तक बच्चों के निकल आते हैं, और 6 वर्ष में ये टूटने भी प्रारंभ हो जाते हैं। ये टूट कर, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, तो ये दोबारा टूट कर निकलते हैं, ठीक है ना। किस वर्ष में प्रथम स्थायी चबरडक निकलते हैं? तो 6 वर्ष में स्थायी चबरडक निकले आते हैं, ठीक है। दांत जो होते हैं कितने? 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो कैनाइन होते हैं, ठीक है, कैनाइन होते हैं। कितने होते हैं कैनाइन? 8 होते हैं। उसके बाद होते हैं इंसाइजर होते हैं। इंसाइजर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। इसके बाद निकलते हैं प्रीमूलर, ठीक है, प्रीमूलर कितने होते हैं? प्रीमूलर भी आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद निकलते हैं मूलर कितने होते हैं? मूलर अगर आपसे पूछे जाए कितने होते हैं तो ये 12 होते हैं, ठीक है, ये 12 होते हैं। तो ये सारे दांतों का मतलब 4 तरीके के ये दांत होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें आगे हम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल पढ़ लेंगे। जो शिशु गर्भाधान के पश्चात 40 सप्ताह या 280 दिन का समय पूरा नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? तो वो भाई अपरिपक्व शिशु कहलाएंगे, जो कितने 40 सप्ताह या 280 दिन का समय पूरा नहीं करेंगे पहले ही। मान लो जैसे अगर WHO की बात करें तो उन्होंने तो 37 सप्ताह का है, 37 सप्ताह से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वो अपरिपक्व में आते हैं, ठीक है। बकाया 40 सप्ताह तक से पहले के जो बच्चे होते हैं वो अपरिपक्व की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। जो शिशु गर्भाधान की लगभग 40 सप्ताह बाद 280 दिन या 10 चंद्रमास के बाद जन्म लेते हैं क्या कहलाते हैं? भाई वो सामान्य शिशु हैं, ठीक है। 40 सप्ताह का पूरा समय ले रहे हैं, 280 दिन पूरे कर रहे हैं, 10 चंद्रमास का समय पूरा ले रहे हैं, तो वो सामान्य शिशु है भाई।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। हरलॉक के अनुसार न्यूनेट अवस्था किस समय तक को कहा गया? तो हरलॉक के हिसाब से तो 2 सप्ताह है। बकाया न्यूनेट जो अवस्था होती है, कुछ वैज्ञानिक 2 तरीके के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक ने 1 साल तक माना है, ठीक है, और कुछ वैज्ञानिक ने क्या माना है, 1 से 3 साल तक के बच्चों को न्यूनेट में माना है, ठीक है, क्योंकि ये सभी छोटे ही होते हैं। तो अब आपको ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इनमें से कौन सा आंसर ऑप्शन में दिया है, आप उनमें से इन तीनों में से जो मिले वो लगा देना। हरलॉक के अनुसार भी आप कह सकते हो भाई आयोग ने अगर इसको नहीं माना, ठीक है, और आपने ये वाला आंसर दे दिया, इसको मान लिया समझने के लिए, अगर मान लो ये भी ऑप्शन दिए है तो आप इस पर याचिका लगा सकते हो, क्योंकि बुक में आपको ये भी मिल रहा है, बुक में आपको ये भी मिल रहा है, आप प्रूफ दे सकते हो, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आंसर दो, अगर नहीं समझ में आए तो भी ऐसा आंसर दो जो आपको पता है बुक में दिया है, और अगर आयोग ने पहले कुछ भी माना हो उसका आंसर, लेकिन अगर बुक में आपके पास वो प्रूफ है तो आप उसको साबित करा सकते हो, क्योंकि आप उनको प्रूफ ही तो दिखाना होता है भाई, याचिका जब डालते हो तो प्रूफ दिखाना होता है, प्रूफ में भेज देना कि भाई यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है, आपकी बात मान ली जाएगी। नवजात अवस्था को ये भी कहा जाता है पराधीनता की अवस्था, समायोजन की अवस्था या अपरिपक्वता की अवस्था। जो आपकी नवजात अवस्था होती है वो व्यक्तिगत भिन्नता की भी अवस्था होती है, पराधीन होता है, बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, भाई नए वातावरण में समायोजन करता है, ठीक है ना। जब जो बच्चा अपना न्यूट्रिशन तक किसी और से ले रहा था, ठीक है, सांस भी किसी और के थ्रू ले रहा था, वो सारे काम खुद करेगा, तो नए वातावरण में क्या करेगा, समायोजन करेगा। और अपरिपक्व होगा क्यों, क्योंकि डिपेंड होगा दूसरे पर, माता पिता परिवार पर डिपेंड होता है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, नवजात शिशु के मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार क्या कहलाते हैं? तो मूल प्रवर्त्यात्मक जो व्यवहार होते हैं वो सोना है, चूसना है, जो बच्चे करते हैं ये काम, ठीक है, ये कैसे और मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये मूल प्रवृत्ति होती हर बच्चे में पाई जाती है कि जैसे ही पैदा होते हैं वो रोते हैं, उन्हें भूख लगती है रोते हैं, उन्हें प्यास लगती है रोते हैं, ठीक है। प्यास तो नहीं, भूख लगती है, प्लस बिस्तर उनका गीला हो, उन्हें ठंड गर्मी का एहसास हो तो वो रोने लगते हैं, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति उनमें जन्मजात होती है, और चूसने की प्रक्रिया भी उनमें जन्मजात होती है, तभी वो फीड करते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग, कुछ लोग कमेंट करेंगे मैम ये वन लाइनर में चीज़ें मतलब सही नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव कराइए, तो परेशान नहीं होना है, दोनों चलेगा, सबका ख्याल रखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना, दोनों तरीके की प्रैक्टिस लाऊंगी मैं। मिलते हैं कल की वीडियो, और हर सब्जेक्ट से ऐसे ही प्रैक्टिस मिलेंगे। अगर बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हो भाई, हम आपको मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो बस छोटा सा काम करना है मेरे लिए, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं कल, धन्यवाद।